प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल हम लोगों को पढ़ना है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो काफ़ी इजी होता है, बट तुमको अच्छे से डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। तो अगर तुम ये डेफिनेशंस यहाँ देख लोगे तो इजीली तुमको याद हो जाएंगी, बिल्कुल आसान है। एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। देखो पहली है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? देखो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट होते हैं, ठीक, लेकिन वो जनरली रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर हम उसको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है कि उसके जो डायपोल्स होते हैं उन पर टॉर्क लगना शुरू होता है, और जब उन पर टॉर्क लगता है तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह मैं कहूँगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सब एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब सब एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाते हैं तो उनका फाइनाइट डायपोल मूवमेंट आता है। तो फाइनाइट डायपोल मूवमेंट जो आता है, दैट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस इज डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड I, intensity of magnetization. This is I is equals to dipole moment divided by volume. यूनिट क्या बनी? अगर मैं यूनिट की बात करूं, दिस इज, इसका तो सबको पता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो क्या आया? एम्पियर पर मीटर, ठीक। अगर इन केस ऑफ बार मैग्नेट, जनरल फॉर्मूला आ ही गया। इन केस ऑफ बार मैग्नेट, अगर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करें, इन केस ऑफ बार मैग्नेट, तो देखो बार मैग्नेट कैसी होती है? बार मैग्नेट ऐसी होती है, उसके दो पोल्स होते हैं, उसकी अपनी पोल्स स्ट्रेंथ होती हैं, एरिया उसकी लेंथ होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हुई? डायपोल मूवमेंट लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, डायपोल मूवमेंट, और वॉल्यूम क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बन गया। तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, दिस इज इन केस ऑफ बार मैग्नेट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हम इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, इसको मिटा देते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, दूसरा एकदम ऐसा ही नाम है, इससे मिलता जुलता, और उसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो दूसरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब ये क्या है? देखने में तो लगभग उसी के जैसा नाम है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम वहाँ पे H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंस से याद रखेंगे। देखो कैसे, मैं बेसिक डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, बेसिक डेफिनेशन तो ऐसी होती है, B/μ0 - I, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से पूरी इक्वेशन लिखी हुई होती है। तो बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गई, लेकिन हम समझने वाली डेफिनेशन लेके आते हैं। देखो अगर मान लो कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, एक मान लो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B/μ0 N × I, ध्यान से समझना, ठीक। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट, ऐसे समझो। यहाँ पे जो ये है N × I का प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सीधी सी बात है कि किसी भी सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, दैट मीन्स कि किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, द रीजन ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इनडायरेक्टली मीनिंग है करंट, लेकिन और समझने वाली बात क्या है? H, ठीक है। जितने टर्न्स ज़्यादा उतना H ज़्यादा, जितना करंट ज़्यादा उतना H ज़्यादा, और जितना H ज़्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड जाता।
तो सीधे सीधे अगर समझने के पर्पज से लिखा जाए तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब द कॉज ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मीन्स एच घुमा फिरा के ऐसे समझने की कोशिश करो कि अगर तुम देखो यहां से म्यू नॉट इंटू एच, मीन्स क्या, म्यू नॉट तो कांस्टेंट हो गया, वो मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, कैसा मीडियम है, लेकिन मीडियम ही केवल मैग्नेटिक फील्ड लेके तो आ नहीं सकता भाई, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो करंट चाहिए, ये चीजें चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, सोलेनोइड बना रहे हैं, सोलेनोइड सी समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब दिस इज जस्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोल देते हैं इसको ना, लेकिन मैग्नेटिक इंटेंसिटी से याद रखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मीन्स ये कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ही है इनडायरेक्टली, क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, एच में म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहने का मतलब जो कोर पार्ट है, कोर पार्ट का मतलब क्या हुआ, कोर पार्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मटेरियल ही नहीं है, एयर है, ठीक है, तो एयर तो कांस्टेंट, तो एयर में तो अपने आप से तो मैग्नेटिक फील्ड आ नहीं सकता, कौन लेके आएगा, करंट, वो सोलेनोइड में जो करंट फ्लो करेगा, जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज़्यादा करंट, मीन्स इनडायरेक्टली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर उसकी यूनिट वॉल्यूम में कितने डायपोल मोमेंट डेवलप हो गए, अंतर है, वही अंतर याद रखना है, ठीक। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या है, एन पर मीटर, और ये एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, वाह, बिल्कुल वैसी ही यूनिट, उसकी भी एम्पियर पर मीटर थी, इसकी भी एम्पियर पर मीटर, ठीक। अब इस डेफिनेशन पे और आते हैं, समझते हैं। देखो अगर मान लो सोलेनोइड के अंदर मैंने कुछ और लगा दिया, इसको तो डेफिनेशन को ऐसे ही रोकते हैं, ठीक, इसको इक्वेशन ए लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1। अब देखो इफ, समझते जाओ, सोलेनोइड हैज सम कोर इन प्लेस ऑफ एयर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू एन आई, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर देखा जाए तो H अभी भी वही है, मीन्स हुआ क्या, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा ज़्यादा आया पहले एयर वाले से, और ये तुमको भी पता है कि कोई भी कोर अगर सोलेनोइड के अंदर रखा जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये मान लो अगर मैं इसको कहूँ, ये मान लो 10 टेस्ला है, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से मैं तुमको बोलूँ ज़्यादा ही होगा, मान लो 20 टेस्ला हो सकता है। तो वो जो 20 वाला फैक्टर आया वो किसकी वजह से आया, वो मटेरियल की वजह से। तो मटेरियल ने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड दिया, और वो क्या दिया होगा, वो H नहीं है, H एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, H मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कैसे करता है, H वो करंट वाला, समझ रहे हो, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, H एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दूसरा मटेरियल अपना करता है। तो यहाँ कोर रख दी, तो कोर के अंदर डायपोल्स एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएंगे, और वो एक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देंगे। जो हमने दिया 10 वो और ये 20 बोल दिया, तो 10 वो बराबर नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है, बट एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए ये म्यू उस मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बी इज ग्रेटर देन बी नॉट। तो कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें दोनों आ गए, इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आ गया होगा, क्योंकि तभी मटेरियल वाला इफेक्ट आया है। और उसमें मैंने बोला था किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के उसकी यूनिट। अब हुआ क्या है कि जैसे ही तुमने करंट दिया उसमें, तो करंट दिया तो करंट वाला तो मैग्नेटिक फील्ड आया ही, वो कहाँ से आया, वो करंट वाला यहाँ से आया, कि अगर यहाँ पे मटेरियल नहीं था बीच में, वो कोर नहीं थी, तो भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो तो आया ही आया। साथ साथ जो कोर रखी थी अब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, और वो मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से उसके डायपोल सेम डायरेक्शन में होना शुरू हो गए, और उसके जो डायपोल सेम डायरेक्शन में होना शुरू हो गए, उसके डायपोल्स, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसमें डायपोल्स ऐसे रैंडम होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, आगे ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे हम, ऐसे
रैंडम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है और जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू करते हो, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर इनके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो कहने का मतलब जब तुमने मटेरियल रखा, अब वो मटेरियल उस तरीके के पहले से मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उसके डायपोल्स एक डायरेक्शन में हो गए, उसके सारे डायपोल्स जो एटम वाले, हर एक एटम का, इंडिविजुअल एटम का एक डायपोल मूवमेंट होता है, तो वो सारे डायपोल्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आया, इसीलिए ये 20 आया। तो दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्लस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों जोड़ के, ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। यूनिट एक जैसी है लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इसको नोट करो। देखो सेकेंड डेफिनीशन फिनिश। अब आती है थर्ड डेफिनीशन, एंड थर्ड डेफिनीशन इज रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक, थर्ड है दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी, दिस इज म्यू आर, किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक, म्यू ओवर म्यू नॉट, यूनिटलेस डायमेंशनलेस रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद चौथी आती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, इसको ऐसे चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज जस्ट अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसकी भी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, सिंपल रेशियो, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी दिस इज जस्ट लाइक कि सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या कि कोई भी मटेरियल कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, कितनी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो सकता है। मीन्स एच कम तो कम करंट, तो कम करंट से अगर वो मैग्नेटाइज हो सकता है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जितना ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो गए, जितने ज़्यादा, तो वो ससेप्टिबिलिटी ही है, मतलब वो उतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। मोर द ससेप्टिबिलिटी मोर विल बी द गुड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। ये हो गया। अब रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन susceptibility and relative permeability। देखो क्या हमने देखा था कि हमारी जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी B = म्यू नॉट H + I। अब तुम कहोगे ये कहाँ से आई थी, तो अपनी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, ठीक है, तो B = ये आ जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करो कि B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। मान लो एक ऐसा मटेरियल है, जैसे मैंने कहा था कि एयर कोर सोलेनॉइड ना होके कोई दूसरी सोलेनॉइड है जिसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, दिस इज H, और अभी हमने पढ़ा है दिस इज I/H, ठीक है। तो I की जगह हम लिख सकते हैं चाई इंटू H, तो B = म्यू नॉट 1 + चाई इंटू H, पहली इक्वेशन। और एयर के केस में क्या होता है, म्यू नॉट इंटू H, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब तुमको तो ये पता ही है, देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू इंटू H होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि दिस इज इक्वल्स टू B0 = क्या था, म्यू नॉट इंटू H था। तो हम कह सकते थे कि B/B0 = म्यू/म्यू0 = म्यू r। ये हम जानते हैं अच्छे से, तो इनको डिवाइड करो, यहाँ से देखो ये डेफिनेशन लगाई, ये आया, और यहाँ से अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो B/B0 कितना हो जाएगा, म्यू r, बाकी सब कुछ कट जाएगा,
1 प्लस दिस इज रिलेशन, और ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाय, ठीक है। दिस इज ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में रिलेशन है, ठीक। इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये 1 प्लस चाय। ये सब हो गया। अब इसके बाद अब आता है अपने पास कि कितने टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। देखो डायामैग्नेटिक आप समझना, इनिशियली इफ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो and their individual atom has also zero dipole moment, zero dipole moment। अंतर देखते जाना इसमें। तो अगर तुमने एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, साथ साथ इंडिविजुअल एटम का भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है, सीधी सी बात, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल एटम हैज डायपोल मोमेंट बट टोटल डायपोल मोमेंट in absence of external magnetic field is zero, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इंडिविजुअल का तो होता है, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो किसी भी सेक्शन को उठाओगे तो उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड जीरो रखा है। हाँ, इंडिविजुअल एटम का होता है, इसमें इंडिविजुअल एटम का भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो क्या होता है, तो सारे डायपोल्स अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ बी इज अप्लाइड फाइनाइट डायपोल मोमेंट, फाइनाइट डायपोल मोमेंट along external magnetic field, external magnetic field, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज तुमको याद करनी है। इसमें अगर if B is applied, dipole moment opposite to external magnetic field developed, अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें फेरोमैग्नेटिक में देखो इसमें क्या होते हैं, इसमें डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स लाइक दिस, जैसे ये मान लो ये कुछ डोमेन है, कुछ ये डोमेन है, कुछ ये ऐसे। ये डोमेन्स इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डोमेन का तो रहता है, ठीक है। अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इंडिविजुअल डोमेन्स मतलब डोमेन्स में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे और वो एटम्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं डोमेन में, ठीक है। लेकिन टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ईच डोमेन
हैज़ फाइनाइट डायपोल मोमेंट बट टोटल डायपोल मोमेंट in absence of external magnetic field. Each domain has finite dipole moment but total dipole moment in absence of external magnetic field is zero. ज़ीरो ही होगा, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अप्लाइड, तो इसमें क्या होता है, जो डोमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से अगर तुमने इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो सीधी सी बात है, इसमें भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल का, लेकिन नेट ज़ीरो होता है। उसमें थोड़ा डोमेन्स वाला लफड़ा होता है, इसमें डोमेन्स नहीं होते। तो उसमें क्या होता है, किसी सेक्शन को देखो, किसी डोमेन को, तो उसका डायपोल मोमेंट आएगा, बट ओवरऑल मटेरियल का देखोगे तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा अगर तुमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया। और अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो डोमेन्स भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएंगे और फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। एक दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका, हीलियम नियॉन, ठीक है, H2 ऐसे लिख लो, इसका पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, इस तरीके से दो चार लिख लेते हैं। इसमें लिख सकते हैं FeCONI, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और इनको अलॉय मटेरियल्स जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक में आते हैं। ठीक है, तो ये तुम याद रखोगे। इसमें मैंने बता दिया कुछ नहीं होता इनिशियली। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो, डाया, पैरा, फेरो। ठीक है, देखो एक बात सीधी सी, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, जो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, बस ये है कि फेरोमैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज को ही शो करते हैं, बट उनकी डिग्री थोड़ी हाई होती है। मतलब वही चीज़ अगर मान लो जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 10 की स्पीड से, तो दूसरा जा रहा है 100 की स्पीड से। ठीक है, एक के पास एक पेन है तो दूसरे के पास 100 पेन है, मतलब है वही चीज़ लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये एक जैसे हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ पैरा वाली फेरो में होंगी, लेकिन फेरो में हाई लेवल से होंगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स बोले जाते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक, देखो इसमें देखो, अगर इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनके दूर से जाना प्रेफर करते हैं, इसके अंदर से जाने से बचते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो अगर मैं कहूँ ये बी नॉट और ये बी, तो बी इज लेस देन बी नॉट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि जो फील्ड लाइन्स है वो इसके अंदर से जाना प्रेफर करती हैं। ठीक है, तो इसमें ये बी नॉट एयर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसमें बी इज ग्रेटर देन बी नॉट होता है। इसमें यही काम होगा बिल्कुल पैरामैग्नेटिक वाला, लेकिन इसमें हायर डिग्री से होता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा ही जाएंगी,
लाइक दिस। ऐसे। तो इसमें ये b और ये b नॉट, इसमें b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b नॉट। ठीक, अब देखो इसमें आओ, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी, पहली दूसरी, इसमें रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती थी, b ओवर b नॉट, तो रिलेटिव परमिबिलिटी कैसी हो जाएगी, लेस देन 1। इसमें रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, b ओवर b नॉट, दिस इज ग्रेटर देन 1। और इसमें रिलेटिव परमिबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये होती है ऐसे, कोई भी वैल्यू दी जाएगी, बस इसमें लेस देन 1 होती है, इसमें नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव में होगी। ठीक है, इन दोनों में पॉजिटिव में होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी, 10⁵ तक। ठीक, अब देखो अगर इसमें देखें ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या था, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ये, अगर रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करी जाए तो वो थी 1 प्लस चाई, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, म्यू आर माइनस 1, तो ससेप्टिबिलिटी भी नेगेटिव। ठीक है, सॉरी यहाँ नेगेटिव मत लिखो, लेस देन 1 है, पॉइंट में आएगी। ठीक है ना, लेस देन 1 है, नेगेटिव मत लिखो। ठीक है, लेस देन 1 है, पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव मत ही लिखो, ग्रेटर देन 1 है। ठीक, यहाँ बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू आर लेस देन 1 है, तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ठीक है, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसमें देखो अगर ससेप्टिबिलिटी देखी जाए तो इसमें कैसी होगी ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, म्यू आर माइनस 1, तो ग्रेटर देन 1 है म्यू आर, तो दिस विल बी पॉजिटिव, और इसमें तो पॉजिटिव होगी ही। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगी ससेप्टिबिलिटी। देखो अगर और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि अगर मान लो कि किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को, अगर मान लो ये है, अगर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ डायामैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो यहाँ पे डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक मान लो ये एन एस है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो दूर की तरफ चला जाता है यहाँ से। ठीक है, ऐसे डायामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे दूर की तरफ चला जाता है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है इसके जस्ट नीचे, तो ये दूर चला गया इधर। ठीक, इसमें क्या होगा, मान लो ये एन और ये एस, तो इसमें अगर तो मैग्नेटिक मटेरियल मान लो लिक्विड फॉर्मेट में है, एन और एस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में यहाँ। ठीक है, एक कंटेनर है उसमें मटेरियल रखा है, ये इसमें भी वही चीज़ है, मोस्टली यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो लिक्विड वाले एग्जाम्पल हैं, एक दो प्रॉपर्टीज तुम पढ़ लेना। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, डायोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं। वो लिक्विड उधर यूट्यूब में लिक्विड भर लेते हैं और उसमें बोलते हैं, तो वो तुम कर सकते हो, थोड़ा बहुत एक दो बार पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये एक बार देख लेना। ज़्यादातर इन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है कि रिलेटिव परमिबिलिटी किसके लिए लेस देन 1 होती है, किसके लिए ग्रेटर देन 1 होती है, किसके लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, किसके लिए होती है नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है इन्हीं में से, या तो ससेप्टिबिलिटी से या रिलेटिव परमिबिलिटी से, कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले होशियार हो जाएं, वो इसको ही पढ़ लें बस। अब बात आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, अपने पास देखो मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ, कितनी इक्वेशंस हैं। एक है बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, दूसरी है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई, एक है ससेप्टिबिलिटी आई ओवर एच। ठीक, फिर उसके बाद है
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पोल पर स्ट्रेंथ एरिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू ओवर म्यू नॉट, या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल्स टू बी ओवर बी नॉट। ठीक है, इतनी डेफिनेशंस हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। पहले देखो, मान लो एक टोरॉइड है, ठीक है। इफ वी प्लेस अ कोर इनसाइड toroid, if we place core inside the toroid of susceptibility of chi, then percentage increase of magnetic field due to this process। ये काम करने के बाद देखो, एक बात तो साफ है कि अगर वहां पे हमने कोर को रख दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ जाएगा तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनिशियली जब मान लो एयर है तो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच होगा। ठीक है, फिर विद कोर, अब कोर रख दी, कोर रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट। देखो यहाँ पे क्या आया था, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला आई की जगह ये रख दो तो हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस चाई। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस चाई और एच बाहर, एच भी है ना, एच बाहर, आई की जगह एच इंटू चाई लिखा ना। तो देखो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, बी माइनस बी नॉट, दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, बी माइनस बी नॉट इंटू 100%। तो देखो म्यू नॉट 1 प्लस चाई माइनस म्यू नॉट और एच बाहर डिवाइडेड बाय बी नॉट, तो म्यू नॉट एच, एच से एच कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, चाई इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100 ये आएगा। तो जो भी ससेप्टिबिलिटी दे दी देख लो एक बार, उसकी वैल्यू रखने के बाद हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तुम देखो ध्यान से क्या बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ। कैसे क्वेश्चन करोगे, मैंने क्या किया, मैं सिंपल एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने एक टोरॉइड लिया और टोरॉइड लेने के बाद क्या किया कि उस टोरॉइड में पहले एयर था तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ये था। फिर मैंने उसमें एक कोर रख दी और उस कोर की अपनी कुछ ससेप्टिबिलिटी है, कुछ उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी हो सकती है। तो मैंने ससेप्टिबिलिटी डिफाइन की, मैंने कहा उसकी ससेप्टिबिलिटी चाई है तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इनिशियली जब कोर नहीं है तो ये है, कोर आई तो ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है विद कोर, जब तुम कोर रखते हो। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, 100% से मल्टीप्लाई। तो ससेप्टिबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू रखने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। मेरे पास, मैं तुमसे कहता हूँ, ये सारे फॉर्मूले इधर लिख दिए मैंने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास एक, मान लो कोई भी, मेरे पास मान लो एक मैं ले रहा हूँ सोलेनोइड। ठीक है, मेरे पास एक सोलेनोइड है। अब अगर मेरे पास सोलेनोइड है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने उस सोलेनोइड में तुमको टर्न्स डिफाइन कर दिए। लेट
अ सोलेनॉइड हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 4 एम्पियर का करंट है, ठीक है, इतने टर्न्स हैं, इतना करंट है। तो तुमको बताना है क्वेश्चन कि फाइंड आउट H मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरा नेट मैग्नेटिक फील्ड इफ कोर ऑफ I इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर इज प्लेस्ड, ठीक है। अगर तुमने एक कोर जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 2 इंटू 10⁵ उसको उसमें रख दिया, तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना, ये वाला अपना क्वेश्चन है। अब सुनो, देखो मैं तुमको तरीका बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो n है तो h तो हम जानते हैं h इक्वल टू n इंटू आई होता है। n कितना 50 पर, तो 1 सेंटीमीटर में 50, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने, 100 से मल्टीप्लाई करो 5000 आ जाएगा। पर मीटर में निकालते हैं ना, 1 सेंटीमीटर में ये है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई कितना 4, तो कितना आया 20,000, ठीक है, या फिर 2 इंटू 10⁴ एम्पियर पर मीटर, ये एच आया, ठीक है। अब बी निकालो, बी क्या है, म्यू नॉट एच प्लस आई, यही तो है, तो म्यू नॉट कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एच कितना आया था 2 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू 10⁵, ठीक है, ये हो गया। तो इतना बी आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ला में आएगा तुम्हारा आंसर। इसको देखो बहुत ध्यान से क्या किया गया है। सही है, इसको तो ऐड करके निकाल सकती हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, देखो तुमसे यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे समझ लो। एक सोलेनॉइड दिया जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए, करंट दिया, मैंने कहा एच निकालो, एच निकालना सबको आता है, वो कोई इशू नहीं है। कहा उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो, अगर उसके अंदर ये वाला तुमने कोर रखा जिसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तुमको दिया, तो तुम्हारे पास डेफिनेशन है, तुमने ये वाली लगाई, ये वाली लगाई, और तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब मैं तुमको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कि मान लो एक और क्वेश्चन, मैंने कहा कि मेरे पास एक मान लो सिलेंड्रिकल कोर ऑफ सोलेनॉइड, मान लो उसका कुछ एरिया मान लिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और मान लो उसमें करंट है 4 एम्पियर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, एरिया दे दिया, ये दे दिया, और कहा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1.57 टेस्ला है, ठीक है। तो तुम्हारा काम ये है कि तुम इसमें बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड पोल स्ट्रेंथ मीन्स क्या, सोचो। देखो जो सोलेनॉइड है उसका कोर है, ठीक है, और वो उसका फेस एरिया तुमको दे दिया, ठीक है। अब होगा क्या, उस सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करेगा तो वो एज ए बार मैग्नेट बिहेव करने लगेगा, मतलब एक बार मैग्नेट की तरह ही हो जाएगा फाइनली, तो ठीक है, तो बार मैग्नेट की तरह हो जाएगा। तो तुमको ऐसे समझो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मिल जाती है तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया,
तो ये मिल जाए, ये तो है ही, तो आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो घुमा फिरा के तुमको, अब देखो कोर के साथ है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो मैं तुमको बता दूं कि अब तुम्हारा काम है ऐसे, देखो ध्यान से, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट, दिस इज H प्लस आई, म्यू नॉट दे दिया 1.57, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ H की वैल्यू, इधर लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू क्या होता है एन आई, एन कितना है, सीधे वही वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10⁻3, आई कितना 4, तो 8 इंटू 10⁻3 है H की वैल्यू, ये तो सबको निकालना आता है। H की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻3 और प्लस आई, ठीक। अब कर लो इधर उधर, आई की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो देखो 1.57 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10⁻7, 8 इंटू 10⁻3 प्लस आई, ठीक है। इसको सॉल्व करने में किसी को दिक्कत थोड़े है। दिस इज 3.14 और ये बन गया 2, तो 1/8, ठीक है। तो आ जाएगा, तो आई आ जाएगा, तो आई आ जाएगा, तो उसके बाद लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, इतना सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन करने की अपने को कोई इतनी ज़रूरत तो है नहीं। देखो और समझो, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, इसको देख लो। देखो एक और क्वेश्चन, मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो, देखो क्या कर सकते हैं, मैं तुमको बताऊँ, मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ले लिया, मैंने टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछ लिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एरिया, फेस एरिया देके, क्रॉस सेक्शनल एरिया देके मैंने पोल स्ट्रेंथ भी पूछ ली, मैंने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलवा भी लिया। अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ससेप्टिबिलिटी लेके एक क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है और उसकी मैं कुछ ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कर दूँ, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करने के बाद क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो देखो, मैंने कहा एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसमें करंट मान लो 10 एम्पियर है, ठीक है, करंट 10 एम्पियर है, और मैं अगर तुमसे कहूँ करंट दे दिए 10 एम्पियर, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करो, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर मैंने कहा मान लो ससेप्टिबिलिटी डिफाइन कर दी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लो ससेप्टिबिलिटी कुछ भी डिफाइन कर दी 2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक। अब तुम बताओ H, देखो H बताओ और तुम बता दो I बताओ और तुम बताओ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो देखो कितना आसान, सब कुछ वहाँ लिखा है। H, सबसे पहले H निकालो, H इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू आई, N कितना 50 इंटू 100 इंटू 10, 5 इंटू 10⁻4 आ गया, जो भी ऐसा यूनिट होगी इसकी आ गया। अब ससेप्टिबिलिटी पता है, तो अगर I चाहिए तो I इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इंटू H हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी 2 इंटू 10⁻⁻5 और H कितना 5 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो ये 10 और 10 ये तो 1 आ गया एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट H प्लस आई, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट भी वैल्यू पता है तुमको, H की वैल्यू यहाँ लिखी है कहीं पे, ये लिखी है, और I की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो क्या क्या देके क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी देखो,
देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। कर लिया। तो ये अपने पास तरीके थे, इतने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब मैं तुमको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो तुम कर सकते हो। अब मैं तुमको बताता हूँ क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिक और दूसरा है क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक। एक बात समझ लेना, देखो जो डायोमैग्नेटिक्स होते हैं, डायोमैग्नेटिक्स जो मटेरियल्स होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक के लिए, सबसे पहले देखो मैंने पैरामैग्नेटिक के लिए डिफाइन किया, देन फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि उनकी ससेप्टिबिलिटी वो डिपेंड ही नहीं करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है, तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इनका ग्राफ ऐसे बनता है। होता क्या है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो डायपोल्स होते हैं, समझना बहुत ध्यान से, जो डायपोल्स होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जो डायपोल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एडजस्ट हो गए, ठीक। अब तुम टेम्परेचर बढ़ाया तो वो वाइब्रेट तो करते ही हैं क्योंकि वो एटम्स होते हैं। अब जो वाइब्रेट करते हैं तो वो रैंडम डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, वो ऐसे हैं लेकिन वाइब्रेट होते। तो होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वाइब्रेशन बढ़ते हैं। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो दे रहे थे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से, अब वो रैंडम होने लगेंगे, कुछ ऊपर की तरफ जाने लगे, कुछ नीचे की तरफ वाइब्रेट करने लगे, कोई इधर करने लगे। तो मतलब वो एकदम स्मूथ एक डायरेक्शन में थे, उस डायरेक्शन में अब नहीं रहते, ठीक। तो इसलिए क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है, जो मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल जो था, अब वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी कम करना शुरू कर देगा, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कम होने। तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है, ठीक है। दिस इज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेट, ऐसे कह दो, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए ससेप्टिबिलिटी 1/T-TC। इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनता है, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर क्यूरी, आयरन के लिए TC = 1024 केल्विन, ठीक है। कितना होता है 1024 केल्विन, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को बताऊं, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि उनका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ठीक। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, जैसे मान लो 1024 है इसका, इसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर पे जो अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। मतलब कितना अच्छा मटेरियल रहा होगा फेरोमैग्नेटिक, एंड दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक। तो मीन्स बेकार तो हुआ ना, अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक होता है, ये बेकार हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे खोने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है।
अब देखो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर अगर इसके बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए तो ज़ीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, तो वो अनडिफाइंड होती। फिर तुम और बढ़ाओगे तो डिक्रीज होने लगी। उसके बाद इनका बिहेवियर कैसा होता है, पहले डिफरेंट बिहेवियर, पहले इस तरीके से दिखाते हैं इसका ग्राफ, तो ग्राफ आए तो पहचान लेना। और ये वाला ये फेरोमैग्नेटिक के लिए इस तरीके से लॉ है, ठीक है, याद रखना। तो एट द क्यूरी टेम्परेचर, दिस इज क्यूरी टेम्परेचर, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ये देखो करने के बाद फिर आता है हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप या फिर इसे बोलते हैं BH कर्व। देखो ऐसे होता है, ठीक है। ये पॉइंट O A B C D E F, ठीक है। अब सुनो, देखो क्या है कि अगर मान लो ये मान लो कोई सोलेनोइड है और अंदर ये कोर है, इसी से समझते हैं, ठीक। हमने क्या किया कि इधर लिया है B इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, H इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स, ठीक है। मतलब क्या कि पहले इसमें कोई करंट नहीं था, ठीक है। अब कोई करंट नहीं था इनिशियली, पहले मान लो I इक्वल टू 0, I ये वाला करंट वाला I इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुमने I को बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे I बढ़ाओगे तो H बढ़ेगा, तो I को बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, इस तरीके से फिर क्या होगा, जैसे जैसे तुम करंट को बढ़ाते जाओगे, इस जो कोर है अंदर, ये वाली जो कोर है, इस कोर के अंदर जितने डायपोल्स होंगे वो धीरे धीरे उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो डायपोल्स जो होंगे वो धीरे धीरे अपने आप को ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, ठीक है, इस कोर के ये। अब होगा क्या कि एक टाइम आएगा ना कि इसके अंदर जो जो मैग्नेटिक फील्ड नेट, एक तो तुमने I वाला लगाया वो तो है ही, नेट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, मान लो शुरू में क्या होगा कि जैसे कम करंट है तो कम डायपोल इधर अलाइन हुए, मान लो 100 डायपोल है, पहले 20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए, 50 हो गए, फिर 100 हो गए। तो फिर 100 के बाद तो फिर तुम अगर I को बढ़ाते जाओगे, अगर तुम I को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो अगर तुम I को बाद में बढ़ाते जाओगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि I को बढ़ाने से, I को बढ़ाते जाओगे तो H बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट पे जाके क्या होगा कि ये जो होगा ये इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब ये जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैक्सिमम थोड़ा ऊपर है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को मैंने B लिखा है, B तो मैंने इस पॉइंट को लिखा है ना, ठीक है। तो वो जहाँ पे जिस I की या H की वैल्यू के लिए मैक्सिमम हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, वो मैक्सिमम सैचुरेशन मतलब B मैक्स, ये सैचुरेशन है, ठीक है। अब देखो, अब तुमने क्या किया कि तुमने कहा ठीक है बहुत हुआ, अब तो बढ़ नहीं रहा, अब I को कम करते हैं, ठीक है। फिर I को तुमने कम करना शुरू किया, तुमने I को कम किया I को कम करते करते H कम होगा, फिर 0 हो गया। जैसे ही I 0 हुआ तो H 0 हो गया, तो H 0 हुआ, लेकिन ग्राफ ऐसे आया पॉइंट B पे। तो जो पॉइंट B मीन्स जो OB है, OB मतलब तुमने H को 0 किया, लेकिन मैग्नेटिज्म उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना रह गया। दिस इज OB, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक
ठीक है। रिटेंटिविटी मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया। जब तुमने एच को, दिस इज एट आई इज इक्वल टू 0 या फिर एच इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0 पे जितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें रह जाता है वो क्या कहलाता है, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए। अपोजिट डायरेक्शन ले जाने का मतलब एच अपोजिट हो जाएगा इधर नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर तुमने करंट को अपोजिट कर दिया इसी में, करंट वो तो अपना ऐसे ही है, करंट इधर से गया इधर से आया, ठीक है, करंट को अपोजिट कर दिया। अब कितना एच लगा कि उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। यहाँ पे देखो जैसे जैसे तुम एच को करते गए तो ये कम होते 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 यहाँ पे आके जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू ओ सी एट विच बी रिमेनिंग बी will be zero, called coercivity, ठीक है। वो रिटेंटिविटी है, ये कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी किसकी वैल्यू है, एच की। इतना एच जो कि उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, उसको जीरो कर दे। द नेसेसरी वैल्यू ऑफ एच, that value of H which can make the net magnetic field inside that core zero is called coercivity। तो रिटेंटिविटी किसकी वैल्यू है, B की, टेस्ला में आएगी, और कोएर्सिविटी किसकी वैल्यू है, कोएर्सिविटी किसकी वैल्यू H की, वो एम्पियर पर मीटर में आएगी। और सैचुरेशन क्या है, वो B की मैक्सिमम वैल्यू, वो OB से थोड़ा ज़्यादा है। यही तुमसे पूछे जाते हैं। तो रिटेंटिविटी पता चल गई, कोएर्सिविटी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। अब एक चीज़ और, ठीक है, इसको तो हटाते हैं, रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी, ठीक। देखो फिर और थोड़ा सा अगर समझना है तो ये भी देख लो। फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम एच को बढ़ाते जाते हो अपोजिट डायरेक्शन, वही करंट बढ़ाते जाते हो तो एच बढ़ता जाता है अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन एक लिमिट पे जाके फिर से सारे डायपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे ये था ना इधर, फिर सारे डायपोल्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये सारे डायपोल्स से अपोजिट हो जाते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे जीरो हो गया, अब तुम इधर लेके गए और बढ़ाते गए तो ये धीरे धीरे ऐसे गया, फिर ये सैचुरेशन पे चला गया, ये वैल्यू कुछ। फिर तुमने क्या किया, फिर तुम आई को जीरो करते लाए, तो फिर कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह गया इतना वाला, लेकिन इससे मतलब नहीं, वो वहीं पे समझ लिया। फिर तुमने वही काम किया, तो फिर ये लूप प्लॉट होता रहता है, ऐसे ये लूप बनना शुरू हो जाता है, इसे बोलते हैं BH कर्व। अब देखो BH कर्व में कुछ क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाते हैं, और इन सबको बहुत अच्छे से समझ लेना है बिल्कुल। देखो पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ BH ग्राफ, ये क्या देता है, एरिया ऑफ BH ग्राफ, सिंपल B इंटू H कह सकते हैं, या इंटीग्रेशन ऑफ BDH कह सकते हैं, जैसे लिखना है लिखो। एरिया का मतलब उन दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इधर B इधर H, इसमें जो भी एरिया है। तो यूनिट से समझ लेते हैं। देखो B की डायमेंशन क्या होती है, F इज इक्वल टू QBB, तो B इज इक्वल टू F ओवर QB। तो B की डायमेंशन क्या होगी, MLT-2 डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू IT, तो AT हो जाएगा। वेलोसिटी की LT-1, और H क्या होता है, H इज इक्वल टू NI, N की N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी होगी L-1 इंटू करंट की तो एम्पियर होती है, तो ये इंटू L-1 इंटू A। तो देखो A से A कट गया, T से T कट गया, और ये L से L कट गया, तो आया ML-1 T-2। ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन क्या है ML2T-2, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है L3, तो यह आया ML-1 T-2।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही एरिया ऑफ बीएच ग्राफ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बीएच ग्राफ, एरिया ऑफ बीएच ग्राफ इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, ठीक है। एक साइकिल है तो एक साइकिल के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ बीएच ग्राफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल के लिए है ना, अब वो करंट एक्चुअल में होता है कि ये एसी के लिए होता है, एसी में बहुत तेज़ी से करंट अपोजिट जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, और लगातार साइकिल चेंज होती रहती है और बहुत तेज़ी से साइकिल चलती। तो एक साइकिल के लिए है, इसलिए पर साइकिल लिखा हुआ है। जितनी ज़्यादा साइकिल होंगी, 100 साइकिल होंगी, तो 100 साइकिल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देखते हैं और कुछ, देखो तो एक बात पता चली कि इसका एरिया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, और एक बार ग्राफ बना है तो एक साइकिल है, ठीक है। अब तुम देखो, और टोटल एनर्जी लॉस्ट, एक तरीके से जो एरिया है ना वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब एनर्जी लॉस है वो, दिस रिप्रेजेंट्स एनर्जी लॉस। मतलब उसमें जब भी करंट फ्लो होगा, वो जो सोलेनोइड मैंने दिखाया, उस सोलेनोइड में जितनी बार करंट फ्लो होगा इतनी एनर्जी डायपोल्स को अलाइन करने में बार बार चली जाएगी, क्योंकि कभी एक डायरेक्शन में करंट जाएगा, कभी दूसरी डायरेक्शन, कभी डायपोल्स इधर होंगे, कभी इधर होंगे, तो वो इधर उधर घूमेंगे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, तो उनको घुमाने में एनर्जी लॉस होगी। तभी जो कोर होती है वो गर्म हो जाती है। कभी तुम देखना एसी के केस में कहीं पे भी अगर एसी फ्लो हो रहा हो, ट्रांसफार्मर की कोर का ये एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर की कोर, तो वो गर्म हो जाता है काफ़ी, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होती है, तो इसी बोलते हैं टोटल एनर्जी लॉस्ट पूछी जाए तो कितनी है। देखो टोटल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू, दिस इज एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोर मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तब ये जूल में आएगी निकल के, ठीक है। तो टोटल एनर्जी लॉस ए वी फ्रीक्वेंसी टाइम। अब तुम कहोगे ये सब कैसे लिख डाला, तो देखो मान लो एसी की फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है। आगे चल के पढ़ोगे, इतना जानते हो थोड़ा थोड़ा, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी 50 मतलब 1 सेकंड में 50 चक्कर, मतलब 1 सेकंड इन 1 सेकंड 50 रेवोल्यूशंस, 50 बार घूम गया, ठीक है। मतलब 50 बार लूप प्लॉट हुआ, 50 बार लूप, 50 लूप, ठीक है। अब जो एरिया है वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझको एरिया मिल गया, ठीक, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम में आया, तो एरिया को मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी बनी, लेकिन एक लूप की। अब मुझको 10 घंटे में निकालना है, तो 10 घंटे में निकालने के लिए देखो एक सेकंड में 50 बार एरिया बनता है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 सेकंड में, जितनी फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने में आएगा 1 सेकंड में, ठीक है। और जितने टाइम में पूछा उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल टाइम में आया, क्योंकि अभी ये कितने में आया है, दिस इज इन 1 सेकंड, ठीक है। ये अगर मान लो t 100 सेकंड है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो एरिया को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो उस लूप की एनर्जी बनी, लेकिन लूप एक बार नहीं बना, लूप 100 बार बना तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन जनरली क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है, कि मान लो कि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो मैं कहूँगा देखो मान लो एरिया दे दिया क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन में एरिया दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे दिया मान लो 4 मीटर क्यूब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी 10 हर्ट्ज़ और टाइम दे दिया मान लो 20 सेकंड, कि 20 सेकंड में और फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो 20 सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। कहा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया इतना है, जो कोर रखी है उसका वॉल्यूम इतना है, फ्रीक्वेंसी एसी की इतनी है
और टाइम 20 सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी लॉस कितनी होगी, E इक्वल्स टू 2 × 4 × 10 × 20, डायरेक्ट आंसर जूल में। ठीक है, कभी कभी कैलोरी में होता है, तो जूल और कैलोरी में कन्वर्जन 4.2 वाला पता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस्ट तुमको याद रहे अच्छे से, इसको तुम नोट कर लो। ठीक है, हटा दूँ, एक और देखो, पहला क्वेश्चन टोटल एनर्जी लॉस। अब देखो टोटल एनर्जी लॉस के बाद एक और क्वेश्चन, और बहुत प्यार से उसको समझना। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कहा था कि इस क्लास के बाद सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे। देखो अगर मान लो तुम्हें सीधे सीधे हिस्टेरेसिस लूप ही दे दिया, और तुमको ये पढ़ना आना चाहिए। BH ग्राफ दे दिया, मैंने कहा ये मान लो इसके करस्पॉन्डिंग ये है -200, यूनिट वही है, यूनिट कितनी है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये कितना है, टेस्ला। देखो अगर तुम इसको देखोगे, मैंने कहा ये है मान लो 10 टेस्ला, ये मान लो 5 टेस्ला। ठीक, ये मान लो -100। ठीक, ये मैंने पॉइंट्स मार्क किए। ठीक है, इसकी वैल्यू -100, इस पॉइंट की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग ये है -200, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 5 टेस्ला, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 10 टेस्ला। सब कुछ बोल दिया। अब कहा सैचुरेशन की वैल्यू, क्वेश्चन पूछा गया सैचुरेशन। तो सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, वो आया 10 टेस्ला। फिर कहा कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी, तो कोएर्सिविटी तो इधर वाली होती है, कोएर्सिव फोर्स, तो -200 की माइनस का 100, जिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए वो वैल्यू, तो ये आया -100। फिर कहा रिटेंटिविटी, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब जब H की वैल्यू 0 हो जाए तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बचा है वो 5 टेस्ला है। तो बहुत ध्यान से, अब ये पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो अगर तुमसे एनर्जी वाला पूछा जाता है वो भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी कर लोगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट, एक होता है सॉफ्ट आयरन के लिए ग्राफ बनता है BH कर्व, और स्टील के लिए। ठीक है, तो देखो सॉफ्ट आयरन और दूसरा है स्टील। सॉफ्ट आयरन के लिए जो BH ग्राफ है वो ऐसे करके पतला चिरकुट सा बनता है, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे। और स्टील के लिए लंबा चौड़ा मोटा ऐसे करके बनता है। तो ये पहचानने को आता है कौन सा वाला सॉफ्ट आयरन का है और कौन सा वाला स्टील के लिए। स्टील का मतलब दिस इज परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए ऐसा होना चाहिए, और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए ऐसा, मतलब इसके लिए लेस रिटेंटिविटी एंड लेस कोएर्सिविटी। ठीक है, इसके लिए हाई रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों हाई, बस हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी स्टील के लिए। इसमें एनर्जी लॉस कम, लेस एनर्जी लॉस। परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे वो AC/UC की साइकिल से कोई लेना देना होता नहीं। तो इसके लिए दोनों चीज़ें हाई होती हैं, रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी भी, और इसके लिए मतलब इसमें कम इसलिए रखते हैं कि बड़ी आसानी से तुम चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लो और आसानी से ज़ीरो कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े कि H की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाएं। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, उसको उतना ही रखना होता है। मतलब परमानेंट मैग्नेट मैंने कहीं पे लगाए और कोई आसपास के करंट है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो
तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। तो आसपास का जो करंट वरेंट होगा आसपास, मान लो इंडस्ट्री में बहुत सारे करंट इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट, तो उनके मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए बहुत ज़्यादा एच लगाना पड़ेगा तुमको, तो इसलिए वो हाई वैल्यू के रखे जाते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखोगे बस। ठीक है, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय।